गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई एम विश्वेश एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल चीज़ अल्फा। मैंने एक कॉमन क्वेश्चन देखा था इन दिनों ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड काफ़ी सारे वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स आल्सो आस्क अस कि सर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, हम बड़ा मुनाफा नहीं कमाते, हमने बहुत अच्छी एंट्री ली थी फिर भी हम लास्ट तक राइड नहीं कर पाए। और आपने बोला था कि सर 180 वाला SBI अगर 350 होता है हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करें? तो आज का वीडियो गाइज ये है, मेरे हिसाब से 9 बेस्ट वेज यू कैन लर्न टू होल्ड ऑन टू योर प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो अगर आपको ये टाइटल इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरे हिसाब से देखते रहिए एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, सो पहली चीज़ जहाँ तक बात करते हैं मार्केट की, तो मुझे लगता है देखिए, अच्छा ट्रेड ढूंढने से ज़्यादा, जैसे लिवरपूल ने ये कहा है कि इट वॉज नेवर माई थिंकिंग विच मेड मी अ बिग मनी बट इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट में हो, वो होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैसे खड़ा रखें। मेरे हिसाब से सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको स्टेप बाय स्टेप मुझे चीज़ों में डिवाइड करना हो तो मैं इसको 9 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जो पहली चीज़ है मेरे हिसाब से, नंबर वन इज़ दैट यू शुड फोकस ऑन द हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? हायर टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया है फॉर व्यू ऑफ लेट्स से 3 मंथ्स, तो आप उसको डेली के नीचे तो जा ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, 3 से 6 महीने का जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, एटलीस्ट हमारे पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हम तो इंट्राडे ट्रेडर है। तो मुझे लगता है उसका वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट पे फोकस करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम से सबसे पहली चीज़ ऐसी होती है कि जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। मैक्सिमम नॉइज़ है, इंट्राडे वॉलेटिलिटी है, डाउ नैस्डैक उसकी जो उतार चढ़ाव है, मेरे हिसाब से वो सारी लोअर टाइम फ्रेम में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख के अपनी 3 मंथ की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट इवन लॉजिकल। काफ़ी सारे ट्रेडर जो है वो ऑसिलेटर्स का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए, और जब वो ट्रेडिंग डिसीजन बनाना चाहते हैं तो वो एक चीज़ समझना चाहते हैं कि क्या हायर टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल सेल सिग्नल आए हैं, और उसको टाइम करने के लिए लोअर सिग्नल पे चले जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 15 मिनट का चार्ट देख के या 15 मिनट का प्राइस पैटर्न देख के आप वीकली प्राइस पैटर्न को डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो पहले चीज़ तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हायर टाइम फ्रेम विल ऑलवेज हैव अ हायर वेटेज। सो फर्स्ट सीक्रेट इन माय ओपिनियन इज दैट गिव वेटेज टू हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड करें। दूसरा, मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए ट्रेडर और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एक स्टोरी कहूँगा। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, उनके ससुर जी, एक दिन फ़ोन आता है मेरी वाइफ को और वो ये कहती है कि पापा के पास अजंता फार्मा के कुछ शेयर पड़े हैं, क्या विश्वेश को पूछेंगे कि उसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने देखा अजंता फार्मा का कुछ 2200 रुपये प्राइस चल रहा था उस वक्त। तो मैंने पूछा कितने में लिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो 120 रुपये में बाई किया है। एंड आई वॉज रियली शॉक। 120 रुपये में अजंता फार्मा बाई किया है। कब बाई किया था? 2009 में बाई किया था। वो तो भूल भी गए थे उनके पास शेयर, आज कुछ साफ कर रहे थे तो पता चला कि भाई ये कुछ क्वांटिटी पड़ी है उनके पास। सो व्हाट डज इट मीन? जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ बाय कर रहे हो और वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही और आप डेली वॉलेटिलिटी से अगर इम्यून हो जाते हो, अगर आप रोज़ के मुनाफे को नहीं देखते हो, तो मुझे लगता है आप पोजीशन को इजीली होल्ड कर सकते हो। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उनके जैसा इन्वेस्टर आपको बनाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से दैट वुड बी समथिंग विच एवरीबडी शुड डू इट। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो या फिर मैं कहूँगा पोजिशनल ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो मार्क टू मार्केट नहीं देखना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स। योर ऑब्जेक्टिव हम सब्सिक्वेंट डिस्कशन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। बट सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि रोज़ की उतार चढ़ाव से, स्पेशली पैसे की उतार चढ़ाव से, आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। So stop looking at the daily M2M, even if you're taking a position for let's say 1 month point of view या 2 month point of view। आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है यू हैव टू फॉलो दैट। सो फॉर एन एग्जाम्पल, किसी चीज़, फॉर एन एग्जाम्पल SBI ले लो, आपने 200 पे वैल्यूएट किया कि ये स्टॉक 250 या 500 जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसके बीच के मूवमेंट को 220 जाने के बाद अगर वापस 190 आता है, यू शुड नॉट लुक एट दिस पोजीशन एटलीस्ट जब तक आपका वो रिवर्सल नहीं होता है ऑन सर्टेन टाइम फ्रेम विच इज़ प्रोबेबली हायर टाइम फ्रेम। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस तरह की ट्रेडिंग से। सो दैट इज़ द सेकेंड सीक्रेट इन माई ओपिनियन, विच इज़
डोंट लुक एट योर एम। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, and I think this is going to add to your previous point, which is your position size। पोजीशन हम्बल होनी चाहिए। तो देखिए, पोर्टफोलियो की बात करें और मेरे हिसाब से हम सब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि इन्वेस्टमेंट में आपके पास एक सिंपल फंडामेंटल रूल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू द वन बास्केट। और अगर आप पोजीशन साइजिंग की बात करते हैं तो अपने आप में पोजीशन साइजिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बट ट्रेडिंग के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट मैं उसमें यही टच करना चाहूँगा कि आपकी जो पोजीशन है ऑन अ सिंगल स्टॉक, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 15 से 20% मैक्सिमम होना चाहिए। भी मैं हायर साइड ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल किसी का 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो एक स्टॉक की पोजीशन आपकी 1.5 लाख से 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप 1.5-2 लाख की पोजीशन बनाना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल अभी मुझे करंट रेट पे BHL बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि 40 रुपये का भाव है और मैं शायद 35 रुपीज़ से रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे लगता है 80 रुपये 100 रुपये हो सकता है। अब अगर मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो मैं 1.5 लाख का BHL बाय करना सकता हूँ। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, दैट विल गिव मी द क्वांटिटी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो मुझे लगता है वो पैनिक क्रिएट करता है, वो आपको मजबूर करता है माइन्यूट चीज़ें देखने के लिए, वो आपको मजबूर करता है आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से मूव ऑन करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट इज पोजीशन साइजिंग। स्मॉल पोजीशन साइजिंग हेल्प्स यू राइडिंग दी ट्रेड इन अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, फोर्थ, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे हमारे पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी सारे हमारे दर्शक मित्र जो मुझे टीवी पे देखते हैं, दे नो मी एज अ गुड ऑप्शन ट्रेडर। और मैं जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो मैं मोस्टली हेज स्ट्रेटजीज़ की बात करता हूँ। वी टेक अ रिस्क ऑल्सो बट वी मोस्टली टेक अ रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी। सो अगर आप ट्रेड लेते हो और अगर आप FNO में भी लेना चाहते हो देन इट शुड बी हेज्ड। हेज का मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल ब्लैक स्वैन हुआ फ्राइडे का, लेट्स से 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर जाता है या 500 पॉइंट निफ्टी गिर जाता है, अब ऑब्वियसली आपका लॉस होगा। आपने अगर FNO में नेकेड पोजीशन ली, बाकायदा अगर आपने सपोज नेकेड कॉल भी लिया है, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी आपको पैनिक होगा। व्हाट वुड हैव बीन द बेटर वे टू ट्रेड इट? कॉल स्प्रेड क्रिएट कीजिए। अगर फ्यूचर लिया तो साथ में पुट लीजिए। अगर फ्यूचर लिया और आपको लगता है डाउन साइड लिमिटेड है तो ऊपर का सेल बेचिए, कॉल बेच के उसको कवर्ड कॉल कन्वर्ट कर लीजिए, रेशियो बनाइए। मेरे हिसाब से ऑप्शंस जो मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसके ऊपर तो मैं बहुत बड़ी एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हमने काफ़ी सारे हमारे वेबिनार्स भी किए हैं, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। बट मेरा आपको ये सलाह होगा कि अगर आप FNO ट्रेड करते हो और अगर आप लंबा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जैसे कि पिरामल एंटरप्राइज, मेरे ख्याल से ये क्या चल रहा है, फैब खत्म हो गया, इन द मंथ ऑफ दिसंबर हमने पिरामल एनालाइज किया था 1300-1400 के आसपास, और मैं गोवा में था उस वक्त, और हमने कहा था कि पिरामल 2000 तक जाएगा, 2000 तक आ गया, ठीक है। वो जैन सीरीज में ना होकर फैब सीरीज में हुआ। अगर जैन सीरीज में आपकी फ्यूचर की पोजीशन थी, यू वुड हैव बीन स्टॉप्ड आउट एंड आप उसमें पोजीशन ही नहीं ले पाएंगे। अदानी एंटरप्राइज अराउंड 535 व्हाट वी वर टॉकिंग, इफ यू वुड हैव क्रिएटेड अ कॉल स्प्रेड विद अ रिस्क डिफाइन कि ये ट्रेड में मेरा इतना रिस्क है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट गोज, मुझे नहीं लगता यू वुड हैव बीन पैनिक्ड। आप पैनिक ही नहीं होते, आप उस पोजीशन को होल्ड करते और उसको राइट करते। सो द बेटर वे टू राइट अ पोजीशन इफ यू आर टेकिंग अ पोजीशन इनटू द FNO, वो होता है हेज पोजीशन। हेज कैसे करना है अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मैं शायद आपको आने वाले वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। एंड दैट इज़ वेयर आई वुड से कि अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, वी कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट की बात करें, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली पोजिशनल ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को, वो होता है नॉइज़। अवॉइड न्यूज़, अवॉइड नॉइज़। अब ये एक अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है कि किस न्यूज़ को देखे किसको ना देखे। तो मैं ये कहूँगा कि डे टू डे रूटीन्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब सपोज आपने किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज से सपोज फॉर एन एग्जांपल DLF को बाय किया है, देयर आर इनफ इंडिकेशन दैट DLF कैन हैव अ वेरी गुड रिटर्न इन कमिंग मंथ्स और ईयर्स। 2000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरता है, 500 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है, और आप अगर माइन्यूट चीज़ें ढूंढने जाते हो, तो मुझे लगता है कि आपको DLF रिलेटेड भी सर्टन नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी। बिकॉज लेट्स से बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इट्स अ रियल एस्टेट स्टॉक, आपको इम्पैक्ट करेगा, किसी ने ऐसा लिखा होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ों का आपके पोजिशनल ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको न्यूज़ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके सेट ऑब्जेक्टिव पे, विच इज़ योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर विलिंग टू टेक
जब तक वो नहीं होता है मेरे हिसाब से आपको हिलना नहीं चाहिए पोजीशन से। सो न्यूज़ एंड स्पेशली डे टू डे बहुत ब्रेकिंग बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है, मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करना चाहिए। हेडलाइंस ऑफ द पेपर शुड डेफिनेटली, पिंक पेपर्स आर नॉट टू क्रिएट टॉप एंड बॉटम विद देयर पैनिक एंड यूफोरिक हेडलाइंस। तो मुझे लगता है उस चीज़ को अगर आप अवॉइड करते हो तो आप लेस वॉलेटाइल रहोगे अपने बिहेवियर में और आप अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाओगे। सो दैट वुड बी द 5th पॉइंट। जहाँ तक 6th पॉइंट की बात है तो मुझे लगता है कि वो टेक्निकल के लिहाज से है, लेकिन उसको आप मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में भी रिलेट कर पाओगे। डोंट ट्राई टू टाइम द टाइम। सुनने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, राइट? डोंट ट्राई टू टाइम द टाइम। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, अभी मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए ये है चार्ट, ठीक है। और इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बंधन बैंक खोला हुआ है। लेट मी जस्ट ओपन अ चार्ट ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लेवल पे 190 180 के आसपास जब ये ब्रेकआउट आ रहा था, उस वक्त मैंने ये कहा था कि बॉस ये जो ब्रेकआउट है ये लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है एसबीआई में और यहाँ से 350 तक के टारगेट आ सकते हैं। अब होता क्या है कि इतनी बड़ी जब पैटर्न होती है तो उसका रिएक्शन होता है, और जब इस रिएक्शन की बात करें तो ये पर्टिकुलर फॉल इस पर्टिकुलर फॉल की हम बात कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर फॉल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस पर्टिकुलर फॉल के अंदर में यू वुड हैव गॉट पैनिक, सो यू वुड बी ट्राइंग टू टाइम दिस एंटायर फॉर्मेशन। सो ये जो लार्जर फॉर्मेशन था, इस फॉर्मेशन को आप टाइम करने की कोशिश करते। आप सोचते कि मैं यहाँ बेच के वापस यहाँ रिकवर कर लूँ या यहाँ बेच के मैं यहाँ रिकवर कर लूँ। तो मुझे लगता है कि टाइम द टाइम मत करो। सो अभी करंटली अगर मैं कहूँ तो कोल इंडिया, लेट मी जस्ट ओपन अ कोल इंडिया. This is a Coal India, guys. This is the very similar pattern in the current Coal India. Coal India का जो current pattern है वो exactly same like BH अपना SBI की तरह है। SBI जो 180 में बना था वैसा ही अभी कोल इंडिया पे पैटर्न दिख रहा है। मुझे लग रहा है कोल इंडिया का जो करंट चार्ट है अगर आप उसको देखते हो और अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो ये लॉन्ग टर्म बॉटम के सिग्नेचर है। एटलीस्ट यहाँ से 30-40% अपसाइड के सिग्नल मिल रहा है। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेली आर्ली चार्ट पे अगर रिवर्सल आता है और वहाँ पे सपोज रिवर्सल पैटर्न बनती है तो मुझे नहीं, तो पॉइंट नंबर 1 जो हमने कहा था हायर टाइम फ्रेम शुड हैव हायर वेटेज, सेम थिंग, डोंट ट्राई टू टाइम द टाइम। तो आपने ऑलरेडी टाइम किया है हायर टाइम फ्रेम पे तो उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्यों टाइम करना चाहोगे? तो ये मेरे हिसाब से आपका छठा पॉइंट होना चाहिए। 7वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7वां पॉइंट, और मुझे लगता है 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और सपोज 15-20% ऑफ पोर्टफोलियो एक चीज़ में अलोकेट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक ट्रांच में कभी बाय ना करें। तो 7th पॉइंट इज पिरामिड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये भी एक अपने आप में वीडियो का कंटेंट है पूरा, एक इसके ऊपर हम सीरीज कर सकते हैं कि कैसे पिरामिड करें। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल, बट मैं फिलहाल आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वक्त जब हम पिरामिडिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आप मान लीजिए 2 लाख रुपए का BHEL बाय करना चाहते हो विच इज़ 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 10 लाख का पोर्टफोलियो है। सो अगर आप 2 लाख रुपए का BHEL बाय करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि 2 लाख का पैसा एक शॉट में कमिट ना करें। सिंपलेस्ट वे, एकदम थंब रूल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज अराउंड है, मैं सिंपल कर रहा हूँ। 2 लाख का BHEL बाय करना है और मुझे उसको 3 ट्रांच में बाय करना है, ठीक है। लॉट ऑफ वे, सिंपल वे क्या होता है, अगले 3 दिन तक रोज मैं 50-50 हज़ार का बाय करूंगा तो 4 ट्रांच हो गया। दूसरी वे होती है कि जिस दिन स्टॉक नीचे होगा उस दिन मैं प्रीवियस ट्रांच का डबल बाय करूंगा। ओके, थर्ड इज मैं 3 महीने पोजीशन होल्ड करने वाला हूं तो एटलीस्ट मैं एक वीक मतलब एक दिन के गैप पे बाय करूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स अराउंड दैट। पिरामिडिंग के अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, सपोज मुझे 100 शेयर बाय करने, तो पहला ट्रांच होता है 10 शेयर का, दूसरा ट्रांच होता है 20 शेयर का, तीसरा ट्रांच होता है 40 शेयर का। तो इस तरह से 3 ट्रांच में आप रिवर्स पिरामिडिंग करते हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड रिवर्स पिरामिडिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड बिग इन्वेस्टर लाइक राकेश झुनझुनवाला एंड ऑल इस तरह के टेक्निक को यूज़ करते हैं। दे यूज़ अ रिवर्स पिरामिडिंग। तो जो भी क्वांटिटी है उसको आपको 3 ट्रांच में ऐसे डिवाइड करना है कि पहली एंट्री का डबल क्वांटिटी आप बाय करो,
ठीक है। और ट्रिगर कब होना चाहिए, जब स्टॉक सर्टन थ्रेशोल्ड से नीचे होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल स्टॉक लाइक लेट्स से एसबीआई, और उसका डेली रुपीस का मूवमेंट है, सपोज एक इंडिकेटर होता है जिसको ईटीआर कहते हैं, एवरेज टू रेंज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। और सपोज आपको पता चलता है एक स्टॉक का ईटीआर है, लेट्स से मान लीजिए एसबीआई का 180 रुपये पे 4 रुपये का ईटीआर था, तो जिस दिन भी स्टॉक 8 रुपये से नीचे हो, मतलब 2 ईटीआर से नीचे का मूव हो, तो मेरे हिसाब से उस वक्त में मेरे सेकंड ट्रांच बाय करूंगा। दैट इज अनदर वे। तो रिवर्स पिरामिडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि आप जब रिवर्स पिरामिडिंग से चीज़ों को एंटर करते हो, योर एवरेज बिकम्स बेटर, एक प्राइस से आप बाय नहीं करते हो, और आपकी जो ओवरऑल कमिटमेंट टू द मार्केट है वो ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट से डिसाइड होती है। तो अगर आने वाले दिनों में मुझे लगता है वेल 80 रुपये तक जाने वाला है, और सपोज 40 से 50 रुपये में वेरिएशन कर रहा है, तो यू विल गेट एन एवरेज एंड दैट टू ऑल्सो नॉट कमिटिंग एट अ सिंगल प्राइस। तो आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे। तो मेरा पहला मानना है कि पोजीशन को, स्पेशली बड़ी पोजीशन जब आप राइड करना चाहते हो, तो एक प्राइस पे कभी मत बाय करिए। 8th पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड। मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड जो है वो पहला पॉइंट भी होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 8th पे इसलिए रखा है क्योंकि फाइनल आपको रिमाइंडर ये करना है कि आप ट्रेड में एंटर क्यों कर रहे हो। सो क्या ये स्विंग ट्रेड है, मैं 3 दिन के लिए एंटर कर रहा हूँ, क्या मैं 1 मंथ के लिए एंटर कर रहा हूँ, क्या मैं 30-50% के लिए एंटर कर रहा हूँ जो 3 से 6 महीने हो सकता है। मेरे हिसाब से ये डिसाइड करता है कि आप ट्रेड का कैसे बैलेंसिंग करोगे या मैनेज करोगे। सो फॉर एन एग्जांपल, अभी कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया का करंट फॉर्मेशन जो है, ये देखिए कोल इंडिया का चार्ट है, और कोल इंडिया का जो करंट फॉर्मेशन है ये एटलीस्ट 1.5 साल का फॉर्मेशन है। मतलब आप देखिए मार्च 2020 से अभी तक का ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 220 तक अगर स्टॉक जाना चाहिए, तो अगर 1.5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, और जिस हिसाब से 1.5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर के टारगेट आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट इसमें 3 महीने से कम मतलब टाइम में ये टारगेट आएगा। तो 3 महीने का मिनिमम ट्रेड है, 3 से 6 महीने का ट्रेड है। यहाँ से ये 140 से स्टॉक 200 रुपये तक जाएगा। 60 रुपीज़ इज अ वेरी सब्सटेंशियल परसेंटेज। तो अब ये पोजिशनल ट्रेड है, और उसमें भी 3 से 6 महीने का ट्रेड है। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड है कि इस ट्रेड में मुझे 30 से 60% बनाना है। मैं इसको डे टू डे में नहीं देखना चाहता, मैं इसमें स्मॉल पोजीशन लेना चाहता हूँ, मैं इसमें न्यूज़ नहीं देखना चाहता, मैं इसको टाइम नहीं करना चाहता लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं इसको रिवर्स पिरामिड करना चाहता हूँ। ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड जब आप डिफाइन करते हो, तो सारे जो पॉइंट अभी तक मैंने डिस्कस किए ऑटोमेटिकली वो पॉइंट आ जाते हैं। एंड लास्ट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9th पॉइंट, वो है कि रिस्क इज़ व्हाट यू एक्चुअली टेक। सो अगर रिस्क की बात करें दोस्तों, सो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लोग रिस्क जो है उसको वो समझते हैं कि जो ट्रिगर ना होगा, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर ना होगा। सो फॉर एन एग्जांपल लेट्स से BHEL, और फॉर कॉल इंडिया का एग्जांपल ले लो। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर में आपको कुछ ट्रेड भी शेयर करूंगा जो मुझे लगता है पोजिशनली अच्छे हैं। सो फॉर एन एग्जांपल कोल, ठीक है, 147 का रेट है, मेरे हिसाब से लेट्स से 120 का स्टॉप लॉस है, 130 का, 17 रुपये का स्टॉप लॉस है। ओके, 17 रुपये का स्टॉप लॉस, और मान लीजिए कि 5000 शेयर आपने खरीदे हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 20 रुपया और 5000 शेयर, तो मेरा 1 लाख का रिस्क हो गया ट्रेड पे। सपोज 1 लाख का सपोज रिस्क हो गया, 5000 शेयर लिए और मैंने 20 रुपये का रिस्क लिया। लोग क्या करते हैं, एंड दिस इज़ वेयर आई एम वेरी वेरी वोकल, पीपल थिंक दैट ये 1 लाख है वो वर्चुअल रिस्क है, ये नहीं आएगा, और वो क्या करेंगे कि ये 20 रुपये का रिस्क ट्रिगर नहीं होगा और ये 40 रुपये चल जाएगा, तो क्या करेंगे, जितना भर सकते हैं ट्रक भर के क्वांटिटी ले लेते हैं। अब होता क्या है, एक्चुअल ट्रेड 20 रुपये का है, मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, मैंने 20,000 क्वांटिटी ले ली, और 20,000 मल्टीप्लाई बाय अगर 20 रुपये करता हूँ तो 4 लाख का रिस्क। अब जब वो वहाँ आता है, ऐसे 10 रुपये भी नीचे आता है, आप पैनिक करते हो क्योंकि आपकी रिस्क टॉलरेंस 1 लाख की थी और आपने क्वांटिटी उससे ज़्यादा ले ली। तो पोजीशन साइजिंग का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली यहाँ आता है, और मैंने इसको एक्सप्लिसिटली लास्ट पॉइंट क्यों रखा है, जब आप स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो और अगर वो ट्रिगर होता है, यू शुड बी मेंटली अनअफेक्टेड, आपको कोई इंपैक्ट ही नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे आपसे लॉस बुक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है। इसको लिखना है तो आपको लिख के अपने बोर्ड पे लगा दीजिए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और मैं पोजीशन बुक नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी पोजीशन बड़ी थी। आप सोचेंगे फिर तो मैं कभी बड़ी पोजीशन नहीं ले पाऊंगा, बट मेरे हिसाब से इट्स अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे आपका रिस्क टॉलरेंस बढ़ता है, धीरे धीरे
आप अपनी पोजीशंस को स्केल अप करते हो, जैसे जैसे आपका अकाउंट साइज ग्रो होता है, इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे रिजल्ट करता है। तो विनिंग ट्रेड तभी चलते हैं जब आप इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करते हो। और मेरे हिसाब से रिस्क इज एक्चुअली व्हाट यू टेक। तो मतलब 1 लाख रुपए मेरे लाइफ में थे ही नहीं करके अगर आपने ट्रेड लिया, उस हिसाब से यू नेवर हैव अ प्रॉब्लम टू ट्रिगर द स्टॉप लॉस। सो दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा आप सबके कमेंट कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद और लास्ट रिक्वेस्ट है गाइज, मुझे कमेंट में आप डेफिनेटली ये बताइए कि आपके हिसाब से और कौन से पॉइंट्स है जो मैं शायद मिस कर गया हूँ और आप ऐड करना चाहते हैं। और एक और चीज़ गाइज, किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ ये बताइए कि व्हाट वुड यू लाइक मी टू शेयर। मैं ट्रेडिंग जानता हूँ, ऑप्शंस आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, फंडामेंटल शेयर कर सकता हूँ, लेकिन लिमिटेड टाइम है, जो भी थोड़ा बहुत टाइम है उसके बीच में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ सिखाने के लिए शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू हैव अ गुड डे, हैप्पी संडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।